नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों पर पुलिस के बल प्रयोग की, सुप्रीम कोर्ट के जज की सरकार पर तीखी टिप्पणी की, जानेंगे निजीकरण को लेकर क्या है राहुल गांधी की राय, आखिर कब सुलझेगा सिद्धू कैप्टन का विवाद, बात करेंगे बीजेपी के खिलाफ जेडीयू के बढ़ते गुस्से की और तालिबान को लेकर संयुक्त राष्ट्र के फैसले की, और बुलेटिन के आखिर में बात भारत से दूर हुए विदेशी निवेशकों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी फिजिकल सुनवाई। शीर्ष अदालत ने जारी की एसओपी। कोरोना के चलते फिजिकल सुनवाई पर लगा दी गई थी रोक। महाराष्ट्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सरकार ने उठाए सवाल। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कोरोना के बढ़ते मामले के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। महाराष्ट्र में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एनडीए में की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग। कहा कभी कभी इधर उधर आने वाले बयानों पर लगेगी रोक, बिना दिक्कतों के एनडीए में होगा काम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर ममता बनर्जी ने कसा तंज। कहा असम आए ममता बनर्जी रेड कारपेट बिछाकर करेंगे स्वागत। टीएमसी असम में मजबूत होगी तो बीजेपी को होगा फायदा। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन का डर अब सरकार को लगने लगा है। 9 महीने बाद भी किसानों के आंदोलन के कमजोर ना पड़ने पर अब सरकार उसे ताकत से दबाने में जुट गई है। खासतौर पर हरियाणा सरकार अब किसानों पर सख्ती दिखा रही है। पुलिस की ताकत का इस्तेमाल किसानों पर शुरू हो गया है, लेकिन इसका असर उल्टा ही दिख रहा है। किसानों का आंदोलन थमने की जगह और तेज हो गया है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो ना तो हरियाणा सरकार के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को होने देंगे और ना ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के। लेकिन बीजेपी नेता किसानों को परेशान करने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम रख ही लेते हैं। 15 अगस्त से पहले 2 सप्ताह तक हरियाणा बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। मामला राष्ट्र ध्वज का था, इसीलिए किसानों ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जब बीजेपी की ओर से करनाल में कार्यक्रम का ऐलान हुआ तो किसानों ने इसके विरोध का निर्णय ले लिया, जिसके बाद करनाल में बीजेपी के कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। किसान नेताओं का आरोप है कि उनकी ओर से शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने का फैसला किया गया था और खट्टर सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने निहत्थे किसानों पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद हैं। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी सरकार पर आरोप लगाया है। इसके अलावा किसानों के विरोध को दबाने के लिए किस तरह के हथकंडे आजमाए जाएं, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा को पुलिसकर्मियों को यह निर्देश देते हुए सुना जा सकता है कि जो किसान आगे बढ़ने की कोशिश करे वो सही सलामत ना बचे। हालांकि अब वो इस पर अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और जिस जगह ये सब हुआ वहां तो उनकी ड्यूटी ही नहीं थी, जिस पर सरकार ने भी भरोसा कर लिया है। लेकिन विपक्षी दलों ने सरकार की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत करार दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान पर हुई हरियाणा पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। साथ ही मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा के बयान पर भरोसा करके सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है और सरकार और किसानों के दावे अलग अलग हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार मीडिया को नियंत्रित कर रही है। वैसे मीडिया को नियंत्रण करने की कोशिशें सरकार की ओर से हो रही हैं, जिस कारण से फेक न्यूज का चलन बढ़ा है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ ने सवाल उठाए हैं। सरकारों का दबाव हो या फिर कुछ और, खबरों की सच्चाई को दबाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में तो ये चलन और भी ज्यादा बढ़ा है। सूचना के आज तमाम माध्यम है, लेकिन इसका इस्तेमाल फेक न्यूज के लिए ज्यादा हो रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मान सकते हैं कि राष्ट्र की सभी नीतियां हमारे समाज की सच्चाई के आधार पर बनी हैं, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि सरकारें राजनीतिक कारणों से झूठ में लिप्त नहीं हो सकती। मशहूर दार्शनिक हाना आरेंट के एक कोट का हवाला देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिनायकवादी सरकारें अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए झूठ पर भरोसा करती हैं। आधुनिक लोकतंत्र में ऐसा सच और निर्णय अहम है, इसके पीछे पर्याप्त तर्क हो। झूठे तर्क बेबुनियाद होते हैं, इसलिए हमें तय करना होगा कि हमारे सार्वजनिक संस्थान मजबूत बने। नागरिकों के रूप में हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा प्रेस हो जो कि इस प्रकार के राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव से मुक्त हो
और वो हमें निष्पक्ष तरीके से जानकारी प्रदान करे। फर्जी समाचार या झूठी सूचना बताना कोई नई प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि ये तब से ही है जब से प्रिंट मीडिया अस्तित्व में आया है। लेकिन टेक्नोलॉजी की तरक्की और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने इस समस्या को बहुत बढ़ा दिया है, जिससे मुख्य मुद्दों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जीवित रहने के लिए सच की ताकत की जरूरत होती है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि बलपूर्वक सत्य बोलना लोकतंत्र में नागरिक को मिले अधिकार के साथ साथ उसका कर्तव्य भी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार सच तय नहीं कर सकती, बल्कि हमें ये तय करना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है कि सरकार सच तय नहीं कर सकती, बल्कि ये हमें तय करना होगा। सब कुछ सरकार तय नहीं कर सकती, लेकिन देश में तो लगता है कि सरकार ही सब कुछ तय कर रही है और सब कुछ बेच भी रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में तमाम सरकारी कंपनियां निजी हाथों में सौंपने का ऐलान किया था, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। क्या सवाल उठाए हैं राहुल ने, देखेंगे इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना विवादों में फंसती दिख रही है। मोदी सरकार इस योजना की सहायता से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, लेकिन बदले में तमाम सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस योजना के जरिए पैसेंजर ट्रेनों, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, सड़कों और स्टेडियम का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। लेकिन सरकार की योजना ना तो आर्थिक विशेषज्ञों के पल्ले पड़ रही है और न ही विपक्षी दलों के। इस मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ट्वीट कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, देश कर रहा है मित्र मोनोपोली की बात। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ अपने मित्रों के फायदे के लिए निजीकरण की योजना लेकर आई है। सरकार की योजना का असर भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में अडानी की कंपनी की सेब खरीद से, जिससे उत्तराखंड के बागवान मुश्किल में फंस गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि जिस तरह से कृषि कानून की आड़ में अडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी, वैसा ही नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के जरिए अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी। राहुल गांधी के सवालों से मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। राहुल के अधिकांश सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास होता ही नहीं है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब कांग्रेस को भी तलाशना है। खासतौर पर पंजाब में पार्टी के अंदर उठ रही आवाजों को लेकर। पंजाब में विधानसभा चुनाव 5 महीने बाद होने हैं, इसलिए कांग्रेस की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सुलह कराने में जुटे हरीश रावत इस वक्त पसोपेश में हैं, क्योंकि रावत जैसे ही कैप्टन को मजबूती देने का ऐलान करते हैं, वैसे ही सिद्धू और उनके समर्थकों की मयान से बयानों की तलवारें निकल आती हैं। वहीं जब रावत सिद्धू के साथ खड़े होने लगते हैं तो कैप्टन समर्थक नेता उनके खिलाफ सक्रिय हो जाते हैं। इसी वजह से वो पंजाब की कलह को खत्म नहीं करा पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी हाईकमान पसोपेश में है कि प्रदेश कांग्रेस को एकजुट किया जाए, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही पार्टी में विवाद तेज होते जा रहे हैं। बीते 5 महीने के दौरान कैप्टन सिद्धू विवाद के चलते हरीश रावत को बार बार चंडीगढ़ और नई दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। रावत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है और सब कुछ ठीक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अगले 1-2 दिन में चंडीगढ़ पहुंचकर कैप्टन और सिद्धू की बैठक करवाकर सुलह कराने की कोशिश करेंगे। रावत के बयान से साफ है कि हाईकमान कैप्टन और सिद्धू के अलावा अन्य नेताओं को भी तरजीह देना चाहता है। हाईकमान को लगता है कि उनके विरोध जताने से ही सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली को हटना पड़ा है। इसी तरह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो सभी विधायकों से तालमेल बैठाना होगा। यानी साफ है कि आलाकमान का पूरा फोकस इस वक्त पंजाब में कलह को दूर कराने पर है। अब देखना होगा कि पंजाब की कलह कैसे खत्म होती है। पंजाब में कांग्रेस का विवाद नहीं सुलझ रहा, जिससे कांग्रेस आलाकमान परेशान है। चुनाव नजदीक है, इसलिए चिंता ज्यादा बढ़ी है। चिंता में एनडीए भी दिख रहा है। पंजाब में तो बीजेपी को कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही, तो बिहार में अलग ही परेशानी खड़ी हो गई है। वो भी तब जब बिहार में भी चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले ही एनडीए में फ्लाईओवर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जेडीयू नेता बीजेपी के पोस्टर फाड़ रहे हैं। बिहार में अक्सर जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिलती है, कभी पद को लेकर तो कभी कुर्सी को लेकर। अब एक बार फिर गठबंधन दल आमने सामने आ गए हैं। इसकी वजह पोस्टर है। आरा जिले में ओवरब्रिज के उद्घाटन समारोह के दौरान बीजेपी ने पोस्टर से सीएम नीतीश को ही गायब कर दिया। इसे लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। जेडीयू नेताओं ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के पोस्टर बैनर उखाड़कर उसे बीच रोड पर जला डाले।
दरअसल जेडीयू कार्यकर्ता इस बात को लेकर गुस्सा में थे कि शहर के पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बने 4 लेन ब्रिज के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू के किसी भी नेता का फोटो या नाम समारोह में नहीं था, जिससे नाराज जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर बीच सड़क पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा सांसद आरके सिंह का पुतला दहन किया। इस बीच जेडीयू कार्यकर्ताओं ने शहर में लगाए गए बीजेपी के होर्डिंग और पोस्टर को फाड़कर आग के हवाले कर दिया। युवा जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव प्रिंस बजरंगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओवरब्रिज के उद्घाटन समारोह के बने मंच के पोस्टर और बैनर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं लगाई गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी दूर रखा गया है, जो सरासर गलत है। इतना ही नहीं, जेडीयू नेता ने कहा कि एनडीए की सरकार के तहत हमारा गठबंधन मजबूत है, इसके बावजूद ऐसी छोटी सोच अच्छी मानसिकता को नहीं दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री और भोजपुर के सांसद आरके सिंह को इस बात को सुधार करनी चाहिए ताकि एनडीए कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जा सके। अब जेडीयू नेता के बयान से साफ संकेत मिलने लगे हैं कि गठबंधन दल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में एनडीए और जेडीयू के बीच छिड़े घमासान से बीजेपी आलाकमान चिंतित हैं, लेकिन चिंतित तो इस वक्त पूरी दुनिया है, जिसका कारण है तालिबान का अफगानिस्तान पर राज। लेकिन हैरानी की बात है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 2 सप्ताह बाद ही तालिबान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्टैंड भी बदलता दिख रहा है। अब ये डर है या कुछ और? पाकिस्तान तालिबान की मदद करके अपने मंसूबे कामयाब करने की कोशिश में जुटा हुआ था। पाक चाहता था कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की समस्या सुलझाने में तालिबान उसकी मदद करे, लेकिन पाक की मदद से अफगानिस्तान पर सत्ता काबिज करने वाले तालिबान ने इसे लेकर पाक को ही आंख दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान से 2 टूक कहा कि टीटीपी पाकिस्तान की समस्या है, उसे ही खुद सुलझाना होगा, ना कि अफगानिस्तान को। किसी और देश में शांति को नष्ट करने के लिए अफगान की धरती का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ये पाकिस्तान, पाकिस्तानी उलेमाओं और धार्मिक हस्तियों की जिम्मेदारी है, तालिबान की नहीं। इस बयान के साथ ही तालिबान ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया और किसी भी तरीके से पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया। एक और तालिबान के इस बयान से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो दूसरी ओर काबुल एयरपोर्ट में अपने 13 जवानों की जान जाने के बाद से ही अमेरिका की मुश्किलें अलग से बढ़ गई हैं। अमेरिकी जवानों में गुस्सा देखा जा रहा है, खास तौर से जिस तरीके से उनकी अफगानिस्तान से विदाई हुई है। अमेरिका सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल स्टुअर्ट शेलर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और अफगानिस्तान में अमेरिका की विफलता के लिए सीनियर अधिकारियों और नेताओं से सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी लेने की मांग की। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर 4 मिनट 45 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने देश के राजनीतिक नेतृत्व को इस असफलता की जिम्मेदारी लेने को कहा है। वहीं अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 2 सप्ताह बाद ही तालिबान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्टैंड भी बदलता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने आतंकी गतिविधियों से तालिबान का नाम हटा दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत से दूर हुए विदेशी निवेशकों की। देश में महामारी के आने के बाद से हालात बदतर हो गए हैं। सुधार की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था का ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है और बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है। सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विदेशी निवेश और निजी निवेश की कोशिश कर रही है, लेकिन विदेशी निवेशकों ने भी मुंह मोड़ लिया है। साफ है कि आने वाला समय और मुश्किल भरा हो सकता है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, आइए देखते हैं। मोदी सरकार की नीतियों के चलते भारतीय बाजार की ओर विदेशी निवेशक आकर्षित नहीं हो रहे हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई में लगातार गिरावट आती जा रही है। सरकार दावा कर रही है कि भारत एशिया में सबसे तेजी से रिकवर करने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन हर महीने अर्थव्यवस्था के संशोधन के जो आंकड़े पेश होते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था का ग्राफ गिरता ही दिखाया जा रहा है। एफपीआई का रुख भी इस बार भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद परेशानी वाला बना हुआ है। एफपीआई ने अगस्त में भारतीय शेयर बाजार में केवल 986 करोड़ रुपए का निवेश किया है। निवेशकों को भारतीय बाजार पर भरोसा नहीं हो रहा है। इसी को लेकर मॉर्निंग स्टार इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर हिमांशु श्रीवास्तव का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जब से मौद्रिक नीति रुख को उम्मीद से पहले सख्त करने का संकेत दिया है, भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी निवेशकों ने मुंह मोड़ लिया है। दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था भी उम्मीद के अनुरूप रिकवर नहीं कर पा रही है, जिसका असर देखा जा रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत चौहान ने कहा कि भारत को छोड़कर अन्य सभी उभरते बाजारों के प्रति एफपीआई का रुख उत्साहजनक रहा। इस दौरान ताइवान के बाजार को 18 करोड़ 4 लाख डॉलर,
दक्षिण कोरिया को 16 करोड़ 6 लाख डॉलर, इंडोनेशिया को 12 करोड़ 5 लाख डॉलर और फिलीपींस को 2 करोड़ 3 लाख डॉलर का निवेश मिला। यानी साफ है कि विदेशी निवेशकों की नजर में भारत की जगह दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से सुधर रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।